हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज के टॉपिक हैं आपके इन टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स, यानी कि जो आपका चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल में आपके पेज पर क्वेश्चंस दिए होते हैं, ठीक है। उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 40 के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेटल व्हिच, ठीक है। मेटल का एग्जाम्पल देना है, वो कैसा होना चाहिए। इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर वो कैसा होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए, बट वो क्या होना चाहिए, मेटल होना चाहिए। तो आपको पता है रूम टेम्परेचर पर कौन सा मेटल ऐसा है जो लिक्विड होता है, ये एक्सेप्शन है। तो कौन सा होता है, मरकरी। कैन बी ईजिली कट विद अ नाइफ, नाइफ से ईजिली ऐसा कौन सा मेटल है जो कट हो जाता है। तो मैंने आपको बताया सोडियम। आफ्टर दैट आप पोटेशियम भी लिख सकते हैं, ठीक है। पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम दो ऐसे मेटल हैं जो कि इतने सॉफ्ट होते हैं वो नाइफ से भी कट हो सकते हैं। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, अगर बेस्ट कंडक्टर की बात करेगा तो आपका आंसर क्या होगा, सिल्वर। एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट की बात करेगा तो मरकरी एंड लेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैलिएबल एंड डक्टाइल। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैलिएबल एंड डक्टाइल, ठीक है। तो मैलिएबल एंड डक्टाइल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैलिएबल क्या होता है, जिससे आप थिन शीट के रूप में बना सकते हैं, और डक्टाइल क्या होता है, जिससे आप थिन वायर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे गोल्ड है, तो गोल्ड को बहुत ज़्यादा ही पतले वायर के रूप में बनाया जाता है, ठीक है। तो एक आप याद रखोगे कि 1 ग्राम जो गोल्ड होता है उससे 2 किलोमीटर्स की वायर बना सकते हैं, इतनी पतली वायर बना सकते हैं, ठीक है। तो मैलिएबल substances that can be beaten into thin sheets are called malleable property, क्लियर। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ऐसे मेटल्स जो कि थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएं उनमें मैलिएबल प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर मैलिएबल, मैक्सिमम जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम फॉयल आपने देखा है, ठीक है। तो जो एल्यूमिनियम फॉयल है, एल्यूमिनियम क्या एक मेटल है और इसको फॉयल के रूप में, एक पतली शीट के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया, दैट मीन्स इसमें मैलिएबल प्रॉपर्टी है। डक्टाइल, सब्सटेंसेस दैट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, जो थिन वायर में ड्रॉ कर सकें, कन्वर्ट हो सकें, उनमें डक्टाइल प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर डक्टाइल। तो यहाँ पर आप गोल्ड का एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है, कि गोल्ड क्या होता है, 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर तक की थिन वायर बना सकते हैं। तो पेज नंबर आपका 40 के क्वेश्चन आंसर्स केवल 2 ही क्वेश्चन थे, ठीक है। देन पेज नंबर 46 के क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई इज सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन ऑयल। तो मैंने आपको बताया कि जो सोडियम होता है बहुत ही ज़्यादा बिगरश होता है, ठीक है। अगर आप उसको नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर ऐसे ही खुला रख देते हैं तो वो बर्न कर सकता है, इसलिए उसको कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है, ठीक है। तो आंसर नोट कर लें आप, सोडियम इज हाई रिएक्टिव एलिमेंट। इफ़ इट इज़ केप्ट इन ओपन इट कैन एक्सप्लोजिवली रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू कैच फायर, hence to prevent accidental damage sodium is immersed in kerosene oil, ठीक है। हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं और अगर हम इनको एयर के कांटेक्ट में रख देते हैं तो ये बर्न कर सकते हैं, इसकी वजह से इनको एक्सीडेंट से प्रिवेंट करने के लिए हमको क्या करते हैं, इसको कैरोसिन ऑयल में रखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम, कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर। आयरन यानी कि फेरस का लिखना है स्टीम के साथ, स्टीम दैट मीन्स एक तरीके का वाटर, आप समझ रहे हैं। कैल्शियम एंड पोटेशियम को भी वाटर के साथ रिएक्ट करवाना है। फेरस है H2O, ठीक है, इनका रिएक्ट किया तो क्या बन गया, फेरिक ऑक्साइड बन गया एंड हाइड्रोजन गैस का इवेल्युएशन हो गया। कैल्शियम को वाटर के साथ रिएक्ट किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, हाइड्रोजन गैस का इवेल्युएशन हुआ। पोटेशियम को वाटर के साथ रिएक्ट किया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, हाइड्रोजन गैस का इवेल्युएशन हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से अगर वाटर या फिर स्टीम अगर फेरस के साथ रिएक्ट करता है तो फेरिक ऑक्साइड, ये भी क्या है, एक्वेसियस होते हैं और गैस देता है हाइड्रोजन। कैल्शियम मेटल है, कैल्शियम एंड पोटेशियम, ठीक है, जब ये रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकालता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकालता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो, सैंपल्स ऑफ 4 मेटल ABCD, ये 4 मेटल्स हैं ABCD, वर टेकन एंड एडेड टू द फॉलोइंग सोल्यूशन 1 by 1, ठीक है। तो आयरन सल्फेट में, कॉपर सल्फेट में, जिंक सल्फेट में, सिल्वर नाइट्रेट में एक एक बार इनको क्या किया जाता है, डाला जाता है।
द रिजल्ट ऑब्टेन हैव बीन टैबुलेटेड एज फॉलोज। फिर जो रिजल्ट मिलता है तो उसको ऐसे लिख दिया गया, यानी कि जब आयरन सल्फेट में मेटल ए को डाला जाता है तो नो रिएक्शन होता है, मेटल बी को डाला जाता है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, सी को डाला जाता है तो नो रिएक्शन, डी मेटल को डाला जाता है तो नो रिएक्शन। इसी तरीके से कॉपर सल्फेट में डाला जाता है तो डिस्प्लेसमेंट होता है मेटल ए को, और सी डी को डाला जाता है तो कोई रिएक्शन नहीं होता है। बी सी डी को अगर जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो कोई रिएक्शन नहीं होता है। अगर मेटल सी को सिल्वर नाइट्रेट के साथ डाला जाता है तो डिस्प्लेसमेंट होता है, और मेटल डी में कोई रिएक्शन नहीं होता है। ये टेबल दिया हुआ है। यूज द टेबल अबव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट मेटल ए बी सी डी। ठीक है, व्हिच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, तो नोट कर लें आप आंसर। बी इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, तो आपको पता है फेरस जो है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात की गई कि मेटल बी क्या है, तो मेटल बी एक तरीके से जब डिस्प्लेस कर रहा है तो आपको पता होगा, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ाया था आपको, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, इसका मतलब जब बी डिस्प्लेस हो रहा है तो बी कैसा हो गया, मोर रिएक्टिव एलिमेंट हो गया। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, व्हिच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट या मेटल, देन बी इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। ठीक है, सेकेंड है व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। जब बी को कॉपर सल्फेट में डाला जाता है तो क्या होता है, तो ये रिएक्शन आप देख लें, बी विल डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। ठीक है, क्योंकि अब बी क्या हो गया, एक तरीके से आप देखो हाईली रिएक्टिव मेटल की बात होगी, दैट मीन्स ये फेरस डिस्प्लेस करता था जिंक को या कॉपर को, है ना। तो यहाँ पर अगर हम फेरस को कॉपर सल्फेट में सोल्यूशंस के साथ मिलाते हैं CuSO4, ठीक है, तो क्या होगा, फेरस सल्फेट बन जाएगा और कॉपर क्या होता है, अलग से रिप्लेस हो जाता है। तो इसका मतलब कॉपर क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। क्या होगा यहाँ पर, कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है बिकॉज बी इज हाईली रिएक्टिव मेटल, देन आप लिख दें यहाँ पर कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट इज डिस्प्लेसेस। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर देखना अरेंज द मेटल्स ABCD इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो जब मोस्ट रिएक्टिव की बात हो गई तो मोस्ट रिएक्टिव क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या लिखना है, बी लिखना है। देन आप देखिए सेकेंड कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शंस में अगर हम देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसका, ए का। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे पहला डिस्प्लेसमेंट बी का, देन ये सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव हुआ, देन ए हाईली रिएक्टिव हुआ, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो सी रिएक्ट कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट के साथ, और अगर हम डी की बात करते हैं तो ये कहीं पर भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं BACD। क्लियर हो गया होगा आपको, फिर से समझा देती हूँ। देखो यहाँ पर बी का दिया हुआ है, यहाँ पर ए का दिया हुआ है, और फिर सी का दिया हुआ है, बट जो डी वाला है ना वो सबके साथ कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है, इसलिए ए बी सबसे पहले, देन यहाँ पर आपको ए दिख रहा है, देन यहाँ पर कोई रिएक्शन ही नहीं है, और इस वाले में अगर देखोगे तो ये किसका है, सी का रिएक्शन है, देन सी, और डी का कोई रिएक्शन नहीं, देन डी। तो ये हो गया रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हिच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू अ रिएक्टिव मेटल। किसकी बात कर रहा है, HCl की बात कर रहा है कि ये रिएक्टिव मेटल के साथ ऐड किया जाता है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है। राइट द केमिकल रिएक्शंस व्हेन आयरन रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4। और उसके बाद अगर जब आयरन रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ तब क्या केमिकल रिएक्शंस बनेगा, तो ये लिखना है आपको। अब देखो कोई भी मेटल है, अगर हम उसको HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, मान लो हमने ले लिया जिंक, ठीक है, ये HCl के साथ रिएक्ट कर दिया तो क्या बन जाता है यहाँ पर, जिंक क्लोराइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इसको इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जिंक क्लोराइड तो एक सॉल्ट हो गया, लेकिन कौन सी गैस निकली, तो हाइड्रोजन। तो आपको आंसर क्या लिखना है, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू अ रिएक्टिव मेटल। क्लियर हो गया इतना। आपको क्या करना है, एक इक्वेशंस बना लेनी है। नॉर्मली HCl को किसी भी मेटल के साथ आप रिएक्ट करा के देख लें तो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, तो ये लाइन तो आप लिख सकेंगे आराम से। सेकेंड क्वेश्चन इसी में पूछा गया है, राइट द केमिकल रिएक्शंस व्हेन आयरन रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4। तो आप क्या करें, आयरन को भी H2SO4 के साथ रिएक्ट करा के देख लें तो क्या होगा, फेरस सल्फेट हो जाएगा और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका भी आंसर लिख सकते हैं। व्हेन आयरन
sorry, when iron react with dilute H2SO4 iron sulfate with the evaluation of hydrogen gas is formed। ठीक है, तो मैंने आपको करके दिखाया कि फेरस है, अगर ये H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो फेरस सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। ठीक है, तो ये भी आपको आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, What would you observe when zinc is added to a solution of iron sulfate? जिंक रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? फेरस सल्फेट के साथ। तो कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है? फेरस। फेरस क्या करेगा? रिएक्ट कर जाएगा। राइट द केमिकल रिएक्शंस दैट टेकन प्लेस। ठीक है, जिंक है, जिंक फेरस के साथ, फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट किया तो जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया फेरस को, जिंक सल्फेट प्लस फेरस बन गया। तो क्या लिखेंगे हम इसे? व्हेन जिंक इज एडेड टू आयरन सल्फेट then it will displace the iron from iron sulfate solution as shown in the following chemical reaction। ठीक है, तो यहाँ पर जिंक क्या कर रहा है? फेरस को डिस्प्लेस कर दे रहा है। क्लियर? तो ये कैसा रिएक्शन हो गया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। अब हम देखते हैं पेज नंबर 49 के क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। ठीक है, सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के लिए क्या लिखना है आपको? बैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करते हैं। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट विद बैलेंस इलेक्ट्रॉन एज डॉट अराउंड द एलिमेंट इज रिफर्स टू एज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर एलिमेंट। ठीक है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट विद बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब जो लास्ट सेल में बचे होते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम का 11 होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 281। तो जो लास्ट में है 1, ये क्या हो गया? बैलेंस ही कहलाता है। ठीक है, और इसे ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करना है। तो सोडियम में कितना बैलेंस थी? 1, तो इसको 1 डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं 2,6 से। ठीक है, तो सबसे आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 6 डॉट रिप्रेजेंट करेंगे। मैग्नीशियम की बात करते हैं तो 12 एटॉमिक नंबर होता है और मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट करेंगे 12 को 282, तो लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो आप इसको 2 डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया डॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 2 है, शो द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तभी इसको भी देख लीजिए, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, तो आपने क्या देखा यहाँ पर? Na, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? Na2 है ना, O, Na2O। तो मैं समझा देती हूँ पहले। Na2, तो एक Na में आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस मिल रहे थे? +1 है ना, एक ही मिल रहा था। दूसरे Na में भी कितना था? +1, क्योंकि यहाँ पर 2 सोडियम है। ठीक है, तो इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन, और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ऑक्सीजन में कितने वैलेंसी थे? 2, यानी कि इसको 2 और रिक्वायरमेंट थी। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन में कितने हैं? 6 हैं। अगर इसको 2 और आकर मिल जाए दैट मीन्स ये कंप्लीट हो जाएगा। आउटर मोस्ट सेल में कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और जब आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तब ये कंप्लीटली फुल सेल माना जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसको 2 की रिक्वायरमेंट है। तो दोनों सोडियम ने क्या किया? अपना अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो कि उनके पास ज़्यादा था, उन्होंने क्या किया? आउटर मोस्ट सेल से डोनेट कर दिया किसको? ऑक्सीजन को। तो इस तरीके से इस पर चार्ज आ गया, क्योंकि इसने गिवन किया, इसने दिया है, तो इस पर क्या होगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए इसने? 2, तो Na+2 लिखा जाता है। और ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं? तो ये 2 किया है, तो इसको 2- लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द आयन्स प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स। ठीक है, आयन कौन कौन से प्रेजेंट हैं? द आयन प्रेजेंट इन सोडियम ऑक्साइड आर Na+। ठीक है, Na+ आयन प्रेजेंट है, एंड ऑक्सीजन में 2- आयन, एंड इन मैग्नीशियम आर Mg2+ एंड ऑक्सीजन में O2-। ठीक है, यानी कि जो ले रहा है उसमें नेगेटिव का, और जो दे रहा है, गिवन कर रहा है, डोनर है, उसमें प्लस का चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे नोट कर लेंगे। वाई डू, क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। जो आयनिक कंपाउंड उसमें होते हैं उसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है? आंसर नोट करें। आयनिक कंपाउंड्स हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयन्स। जो इनके बीच में कनेक्शन है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा ही है। देयरफॉर इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू ओवरकम दीज फोर्सेज। ठीक है, सो इनको बहुत ज़्यादा ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। दैट इज़ वाई आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या आप नोट कर लें इन क्वेश्चंस को।
पेज नंबर 53, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, मिनरल्स, ओर्स, गैंग। ठीक है, तो मिनरल्स ये सब मैंने आपको डिफाइन कर रखा है क्लास के वीडियोज़ में, आप जाकर देखेंगे, बस मैं आपको यहाँ पर नॉर्मली डिस्कस कर दे रही हूँ। मिनरल्स, द नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट्स आर नोन एज मिनरल्स, यानी कि जो अर्थ क्रस्ट पर नेचुरली अपने आप अकर हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, मिनरल्स कहलाते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली आर नोन एज ओर्स, यानी कि ऐसे मेटल जिन्हें हम मिनरल्स से निकाल सकें लेकिन वो कैसे हों, प्रॉफिट वाले हों, तो वो क्या कहलाते हैं, ओर्स कहलाते हैं। गैंग क्या है, एक तरीके की इम्प्योरिटीज़ है जो कि प्रेजेंट होती हैं किस में, मिनरल्स के साथ। द इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन द ओर सच एज सैंड, रॉक्स एक्सेट्रा आर नॉन एज, ये नॉन नहीं होगा, KNOWN होगा। ठीक है, नोन एज गैंग, तो समझ आ गया होगा। गैंग इम्प्योरिटीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल लाइक सैंड हो गया, रॉक्स हो गया, जो कि ओर्स में लगे होते हैं। ठीक है, इनको प्योर किया जाता है, रिफाइनिंग किया जाता है, तब ये जाकर हटते हैं तो प्योर मेटल मिलता है। ठीक है, और क्या होते हैं, जो प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड किए जाते हैं वो और कहलाते हैं। मिनरल्स जो नेचुरली अर्थ क्रस्ट पर अवेलेबल होते हैं वो मिनरल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ये आपके तीनों को डिफिनीशन याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम 2 मेटल व्हिच आर फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में कौन पाए जाते हैं, तो फ्री स्टेट में होते हैं आपके गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम। ठीक है, द मेटल एट द बॉटम ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज आर मोस्टली फाउंड इन फ्री स्टेट। मैंने आपको नोट भी करवाया रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा हाईली रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव और लो रिएक्टिव। तो जो लो रिएक्टिव होते हैं वो फ्री स्टेट में अवेलेबल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम। What chemical process is used for obtaining a metal from its oxide। ठीक है, केमिकल प्रोसेस की बात कर रहा है कि मेटल ऑक्साइड से ऑब्टेन करने के लिए किस मेथड का यूज करते हैं, तो प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। अ मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ऑक्साइड बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। ठीक है, पहले ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जब कैल्सिनेशन होता है और रोस्टिंग होती है उसके बाद ऑक्सीडेशन किया जाता है, यानी कि जो भी मेटल होता है वो ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, उसके बाद उसका रिडक्शन किया जाता है ताकि वो ऑक्साइड वहाँ से गायब हो जाए और आपको नॉर्मली मेटल मिल जाए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या किया जाता है, प्रोसेस ऑफ रिडक्शन किया जाता है। फॉर्मूला देख लीजिए, HgO मर्करिक ऑक्साइड है, तो यहाँ पर जब हीट किया गया इसको, मरकरी आपको अलग मिल गया और ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन आपको अलग मिल गई। ठीक है, तो इस तरीके से ऑक्सीजन अलग हो गया, रिड्यूस हो गया, कहाँ से, मरकरी में से। पेज नंबर 55 है, मेटेलिक ऑक्साइड ऑफ जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर वर हीटेड विद द फॉलोइंग मेटल्स। ठीक है, जो मेटेलिक ऑक्साइड हैं जिंक के, जैसे ZnO, MgO, CuO, तो इन्हें हीट किया जा रहा है, किसके साथ, ये मेटल्स दिए हुए हैं। ठीक है, इन विच केसेस विल यू फाइंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस टेक इन प्लेस। देखो अब यहाँ पर समझिए, जिंक ऑक्साइड है, जब जिंक ऑक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो नो रिएक्शन होगा, और अगर मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, क्योंकि जिंक इज मोर, अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, ठीक है, तो मैग्नीशियम क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है देन जिंक। मैग्नीशियम ऑक्साइड का जब जिंक के साथ रिएक्शन हो रहा है तो नो रिएक्शंस, और जब मैग्नीशियम के साथ, क्योंकि देखो ये तो जिंक क्या है, मैग्नीशियम से लेस रिएक्टिव है, इसलिए यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगा, और जब मैग्नीशियम का मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट होगा तो नो रिएक्शन। कॉपर ऑक्साइड का जब जिंक और मैग्नीशियम दोनों के साथ होगा तो जिंक भी और मैग्नीशियम भी दोनों ही कॉपर से ज़्यादा ही रिएक्टिव होते हैं, इसलिए यहाँ पर दोनों में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर। व्हिच मेटल डू नॉट कोरोड ईजली, तो जिसका रिएक्टिविटी बहुत लो होता है वो कोरोड नहीं होता है। तो लो रिएक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, इनकी रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे लास्ट में नंबर है, तो ये ईजिली कोरोड नहीं होंगे। मेटल्स व्हिच हैव लो रिएक्टिविटी सच एज सिल्वर, गोल्ड डज नॉट कोरोड ईजिली। वाट आर एलॉयज, एलॉय क्या होते हैं, ठीक है, तो मैंने आपको बता रखा है एलॉय क्या होते हैं, मैंने आपको नोट्स भी बनवा रखे हैं इसके। होमोजीनस मिक्सर्स होते हैं मेटल्स के, ठीक है, 2 और मोर देन 2 मेटल्स या 1 मेटल्स 1 नॉन मेटल्स मिलकर रिएक्ट करते हैं और एलॉय बनाते हैं। ठीक है, एलॉय क्या करता है, प्रिवेंट करता है क्रोजन से, तो आप इसे नोट कर लें। एन एलॉय इज द होमोजीनस मिक्सर्स ऑफ 2 और मोर
than two metals or metal or a non-metal. For example, brass is an alloy of copper and zinc. ठीक है, तो alloy क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है corrosion से, और बहुत सारे मेथड हैं, फॉर एग्जांपल गैल्वेनाइजेशन है, ठीक है, और ग्रीजिंग है, तो ये सब क्या हैं, प्रिवेंट करने के तरीके हैं, प्रिवेंशन ऑफ corrosion. बाकी अब एक्सरसाइज होगा, एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो अभी तक जितने ये इंटेक्स्ट कराए हैं आप इनको नोट कर लीजिएगा, इनका प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा. इसके पहले जितने भी वीडियोस हैं वो सारे आप अच्छे से देख लीजिए, ताकि आप अच्छे से सीरीज को कवर करते चलें और अच्छे मार्क्स गेन कर सकें. ठीक है, वीडियो को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू सो मच.